हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 8 से लेकर 14 दिसंबर तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आने वाली एग्जाम में हमें डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को की एक लिस्ट है, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। देखिए, ऐसी किसी भी इवेंट को इसमें शामिल किया जा सकता है जो किसी देश के कल्चर को दर्शाते हैं। ऐसी परंपरा जो किसी देश के कल्चर में सदियों से परंपरागत रूप से फॉलो की जा रही है, इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनको याद रखने के लिए यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में ऐसे इवेंट को जगह दी जाती है। 2025 में इंडिया में मनाई जाने वाली दीपावली को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको पता है, इसके पहले 2023 में गुजरात में जो डांडिया किए जाते हैं, गरबे किए जाते हैं, इनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई थी। यूनेस्को की 20वीं इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये एक कॉन्फ्रेंस है, समिट है, इसका आयोजन किया गया था 8 से लेकर 13 दिसंबर तक नई दिल्ली के रेड फोर्ट में। और यहीं पर इसी मीटिंग में यूनेस्को ने दीपावली पर्व को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। 2023 में गरबा को शामिल किया जा चुका है। इसके पहले 2017 में भारत में जो कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, उसको भी शामिल किया जा चुका है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2025 में कुंभ के मेले का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। तो 2017 में कुंभ का मेला यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। आपको पता है, इसी साल 2025 में यूनेस्को ने लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में शामिल किया है। ऐसे शहर जो अपनी पाक कला के लिए जाने जाते हैं, खाने पीने के जो व्यंजन होते हैं ना, उसके लिए जाने जाते हैं। तो पहला ऐसा शहर या सिटी इंडिया की हैदराबाद थी, तेलंगाना में, और सेकेंड 2025 में घोषित की गई लखनऊ, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द 11th आवर, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है सलमान रुश्दी को। भारतीय मूल के राइटर हैं सलमान रुश्दी, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। तो इनकी एक बुक को हाल ही में लॉन्च किया गया जिसमें 5 शॉर्ट स्टोरीज दी गई है। 5 छोटी छोटी स्टोरी को कंपाइल किया गया है इस बुक में, जो कि नॉर्मली लाइफ, डेथ, है ना, कैसे मनुष्य डेवलपमेंट करता है, और इसे अलग अलग टॉपिक पर इस 5 स्टोरी को लिखा गया है। और इन्हीं का एक संकलन है द 11th आवर। इस बुक को लॉन्च किया गया 2025 में, हाल ही में सलमान रुश्दी ने इस बुक को लिखा है। इंडियन ओरिजिन के साहित्यकार है। सिटीजनशिप इनके पास वर्तमान में 2 देशों की है, यूके और यूएसए। लास्ट ईयर इन पर एक अटैक हुआ था, 2023-24 में हुआ था। तो एक अटैक हुआ था इन पर, एक जानलेवा हमला हुआ था। उसके बाद इन्होंने उस इंसिडेंट पर भी एक बुक लिखी है, अभी हम बात करेंगे। सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज दिया जा चुका है 1981 में। इसके अलावा डेटॉन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में सलमान रुश्दी को दिया गया था। ओके। नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, इन पर जो हमला हुआ था ना, उसके बाद इन्होंने इस बुक को लिखा था, जो कि 2024 में प्रकाशित हुई थी। इनको जो बुकर प्राइज दिया गया है 1981 में, इनकी बुक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। इसके अलावा द सैटेनिक वर्सेस 1988 में आई थी। 2025 में ये बुक काफी सुर्खियों में रही है क्योंकि इस पर इंडिया में 1988 से बैन है, और अब 2025 में इस बुक से बैन हटा है। ये भी इन्हीं की है। शालीमार द क्लाउन, ये भी सलमान रुश्दी की बुक है, 2005 में इसे रिलीज किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेडल टैली में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का हाल ही में आयोजन किया गया। राजस्थान के अलग अलग शहरों में यह आयोजित हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा मेडल टैली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास आए हैं। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले स्थान पर रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक राजस्थान के अलग अलग शहरों में यह आयोजित की गई थी।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 5वां एडिशन था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल 67 मेडल जीते और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले स्थान पर रही। सेकंड पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 78 मेडल के साथ, लेकिन इनके गोल्ड कम है, इसलिए चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ के पास मेडल कम है। देखो चंडीगढ़ के पास 67 मेडल है और जब हम लवली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इनके पास 78 है, लेकिन गोल्ड किसके पास ज्यादा है उस आधार पर रैंक मिलती है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की दूसरे नंबर पर और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की ये 72 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5वां एडिशन था। ओके, आयोजन कहां पर? राजस्थान के अलग अलग शहरों में। सबसे पहली बार इनकी शुरुआत गेम्स की 2020 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स इन गेम्स का आयोजन करवाती है। आगे चलिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 2025 की थीम क्या है? पहली चीज तो ये कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया कब जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। पूरे वर्ल्ड में लोगों को मानवाधिकार के प्रति अवेयर करना, देशों को मानवाधिकार संरक्षण के लिए बाधित करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 2025 में ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की थीम है 2025 में। अच्छा, ये जो डे है ना, एक ट्रीटी की याद में मनाया जाता है। एक ट्रीटी अपनाई गई थी, एक डिक्लेरेशन अपनाया गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये पूरे जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज थी ना उस वक्त, उनके मध्य में 10 दिसंबर 1948 में अडॉप्ट किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ओके, तो इसी याद में 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाना शुरू किया गया और तब से ये 10 दिसंबर को हर साल मनाया जा रहा है। तो 2025 में ह्यूमन राइट आवर एवरीडे एसेंशियल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की थीम है। डन। आगे आइए, चर्चित वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट किससे संबंधित है? इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है, पॉलिसी की घोषणा की है, वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपीराइट से संबंधित एक पॉलिसी है। देखिए होता क्या है, जब एआई लर्निंग पीरियड में होता है ना, तो एआई को काफी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग साइट से लेनी पड़ती है। अब क्या होता है कि जो कंपनीज होती है ना, एआई कंपनीज, अधिकतर इंफॉर्मेशन तो उनको ओपन सोर्सेस से मिल जाती है, लेकिन काफी इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर दूसरों का कॉपीराइट होता है ना, कॉपीराइट कंटेंट होता है। कोई बुक हो गई, कोई सॉन्ग हो गया, किसी मूवी की स्क्रिप्ट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एआई कंपनी को अलग अलग जाकर उन कॉपीराइट कंटेंट को खरीदना पड़ता है ताकि एआई में उस डेटा को फीड किया जा सके। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एआई कंपनी अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को पेमेंट करती है कॉपीराइट का। अब गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो एक ऐसा गेटवे बना रही है कि भाई जो एआई कंपनीज है वो पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट को कर दे। इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग जाकर जिन जिन का कॉपीराइट कंटेंट यूज किया गया है उनको पेमेंट कर देगा। तो इससे क्या होगा, इससे समय की बचत होगी एआई कंपनीज की, है ना, उनको केसेस में नहीं फंसना पड़ेगा, कॉपीराइट कंटेंट के केसेस में फंस जाती है कंपनियां। एआई ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, एआई ज्यादा इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर पाएगा, है ना। और कॉपीराइट के जिनका क्रिएटर है उनको भी फायदा होगा कि उनको उनका पेमेंट मिल जाएगा, चाहे क्रिएटर कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट पॉलिसी का प्रस्ताव दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कॉपीराइट कंटेंट के यूज को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज्ड लाइसेंसिंग बॉडी बनाएगी, जो एआई कंपनीज है इस बॉडी को पेमेंट कर देगी और ये अलग अलग जाकर जिन जिन का भी कॉपीराइट कंटेंट था उनके कॉपीराइट ऑनर्स को रॉयल्टी दे देगी। तो एक मीडिएटर की तरह इंडिया की जो संस्था है ये काम करेगी। ठीक है, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं आज का वीकली का। तो करंट अफेयर 2025 टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ईयरली पूरा लाइफ टाइम एक्सेस आपको इसमें मिलता है, ठीक है ना। मंथली करंट अफेयर क्विज आपको लाइफ टाइम मिलते हैं इसमें। ईयरली करंट अफेयर का क्विज आपको हर साल मिलता है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर क्विज भी आपको, जैसे स्कीम्स आ गई, नियुक्तियां की गई है, उनसे रिलेटेड जो अवार्ड्स दिए गए हैं
और जो स्पोर्ट्स न्यूज है उन सभी के टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्विज भी आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है। तो बायलिंगुअल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस आपको इसमें दिया जाता है, तो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप करंट अफेयर की ईयरली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। लाइफ टाइम का एक्सेस है, ये आपको हर साल मिलेगी और लाइफ टाइम का आपका एक्सेस बना रहेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज की लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु नेतृत्व के लिए यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किस भारतीय को दिया गया है? तो क्लाइमेट लीडरशिप, है ना, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने क्लाइमेट के लिए काम किया हो, जिन्होंने इन्वायरमेंट के लिए काम किया हो, उनको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जा सकता है। इंडिया में ये अवार्ड 2025 में इंडिया में जिसे दिया गया उनका नाम है सुप्रिया साहू। ओके, एक इंडियन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है सुप्रिया साहू, इनको यह अवार्ड 2025 में दिया गया। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इस बार ये 5 लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, किसी एनजीओ को दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। तो इस बार 5 अवार्ड दिए गए हैं लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को। अगर इनकी बात करें तो देखिए, एक मूवमेंट को यह अवार्ड दिया गया है, पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। ये वनुआतु का एक मूवमेंट है, पॉलिसी लीडरशिप की कैटेगरी में इनको यह अवार्ड दिया गया। इंडिया की सुप्रिया साहू जो कि इंडियन है, इनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। मरियम इसाउ फाऊ जो कि नाइजीरिया से हैं, इन्हें एक एंटरप्रेन्योर विजन के लिए यह अवार्ड दिया गया है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में। अमेज़न नाम का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ब्राजील का, इन्हें साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया। और एक व्यक्ति है मैनफ्रेडी कैल्टागिरोन जो कि इटली से आते हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अवार्ड। आपको पता है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का अवार्ड ये हर साल नहीं दिया जाता, 4 कैटेगरी में हर साल दिया जाता है, और ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जब इच्छा होती है तब ये 5वीं कैटेगरी में भी अवार्ड दे देते हैं। तो ये 5 अवार्ड दिए गए हैं। इंडिया की कौन है? सुप्रिया साहू, इंडिया से आती है, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देता है 4 कैटेगरी में, 5वीं भी ऐड की जा सकती है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। इस हर साल ये 5 से 7 लोगों को नॉर्मली दिए जाते हैं, ठीक है। एक और अवार्ड होता है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है जो कि 5 व्यक्ति और संस्थाओं को दिए गए। दो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये 2017 से दिया जा रहा है, और इसमें प्राइज मनी दी जाती है। जिसको हमने डिस्कस किया ना, उसमें प्राइज मनी नहीं दी जाती, लेकिन यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में $20,000 की प्राइज मनी दी जाती है। 2025 में यह अवार्ड भी 3 लोगों को दिया गया है। एक इंडियन है, जिनाली मोदी इंडिया से है, जोसेफ नगुथिरु केन्या से आती है, और नाओमी फ्लोरा ये आती है यूएसए से। विपक्ष द्वारा जस्टिस GR स्वामीनाथन पर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है। जस्टिस GR स्वामीनाथन किस हाईकोर्ट में जज हैं? तो पहला आंसर ले लेते हैं, मुद्दा वैसे आपको पता होगा, काफी सुर्खियों में है। GR स्वामीनाथन की बात करें, ये मद्रास हाईकोर्ट के जज है। अभी क्या हुआ है कि जो हमारी इंडिया अलायंस है, विपक्ष जो है इंडिया का, उनके 167 MPs ने मिलकर लोकसभा स्पीकर को एक ज्ञापन सौंपा है, एक प्रस्ताव सौंपा है कि भैया जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ इंपीचमेंट लाया जाए पार्लियामेंट में। जजेस को हटाने की प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में, इंपीचमेंट, महाभियोग। देखिए हुआ क्या है कि जज GR स्वामीनाथन ने कार्तिकेय दीपम लैंप को लेकर एक डिसीजन दिया है। अब यह मुद्दा समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है। तमिलनाडु के लोगों के द्वारा कार्तिकेय दीपम नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये फेस्टिवल ऑफ लाइट कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो सबसे ऊंचाई वाली जगह होती है ना शहर में या गांव में, वहां पर ले जाकर दिया जलाया जाता है, मशाल जलाई जाती है। अब मदुरई तमिलनाडु में यहां पर एक पहाड़ी है, थिरुपरन कुंद्रम हिल्स, ये सबसे ऊंचा एरिया है मदुरई का। यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल है।
तो यहां पर दीप जलाया जाता है हर साल, और इसी के पास एक मजार भी है, एक दरगाह है सिकंदर बादशाह दरगाह के नाम से। अब यहां पर देखिए दो अलग अलग कम्युनिटी है, तो एक कम्युनिटी विरोध करती है बार बार हर साल कि भाई टेम्पल में ये जो फेस्टिवल है नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिलीजन सेंटिमेंट है वो हर्ट होते हैं। तो इस केस में हर साल वैसे विवाद की स्थिति आती है, लेकिन इस बार जो मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो जो जज हैं GR स्वामीनाथन, इन्होंने फैसला दे दिया मंदिर के पक्ष में कि साल में एक बार आता है और यहां पर दीपक जलाया जा सकता है क्योंकि फेस्टिवल है। तो अब इसी के खिलाफ इंडिया अलायंस चली गई है लोकसभा स्पीकर के पास। उनका कहना है कि GR स्वामीनाथन ने यह जो फैसला दिया है ये कम्युनल टेंशन को बढ़ाने वाला है और देश का सौहार्द बिगाड़ने वाला है। तो इसीलिए इनके खिलाफ महाभियोग लेकर प्रस्ताव लेकर जाया गया है ओम बिरला के पास। अभी इंपीचमेंट आया नहीं है पार्लियामेंट में, पर ये एक इंडिया अलायंस के जो MPs है वो गए थे तब मद्रास हाईकोर्ट के इन जज के खिलाफ कि इनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जाए। तो आई होप आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा। पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया है? पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। फीफा ने पहली बार ही पीस प्राइज की शुरुआत की है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने दुनिया में पीस और यूनिटी बढ़ाने के लिए काम किया है, ऐसे व्यक्ति को फीफा पीस प्राइज दिया जा सकता है। 5 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड कप ड्रॉ सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि फीफा का सम्मेलन है। देखिए जो वर्ल्ड कप ड्रॉ है ना, ये इसलिए आयोजित किया जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप की रूपरेखा तैयार की जा सके, क्या क्या इवेंट होना है, किन टीमों के बीच में होना है, इसका जो फाइनल जो ड्राफ्ट है ना वो तैयार किया जा सके। तो इसके लिए वर्ल्ड कप ड्रॉ नाम का सम्मेलन फीफा आयोजित करवाता है। दिसंबर में ये वॉशिंगटन DC में हुआ क्योंकि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का। यहीं पर पहली बार फीफा पीस प्राइज दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। इसे हर साल दिया जाएगा और ये पहली बार दिया गया है। अब देखिए अगर फीफा वर्ल्ड कप की ये ड्रॉ तो समझ में आ गया, सेरेमनी है ऑफिशियली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो 2026 में फीफा का 23वां वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 23वां फीफा वर्ल्ड कप ये 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और USA। 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा 3 देशों में। इन 3 देशों से 3 मैस्कॉट बनाए गए हैं। मैपल कनाडा से एक मैस्कॉट है, जायू जगुआर का एक प्रतीक है, मैक्सिको का मैस्कॉट है, और क्लच ये USA का मैस्कॉट है। तो ये 3 मैस्कॉट बने हैं क्योंकि तीनों देशों में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा 2026 में। 48 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। 2025 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जो कि एक रेसिंग इवेंट है, 2025 का ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। अगर हम लैंडो नॉरिस की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन से आते हैं। इन्होंने 2025 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। देखिए ये जो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, ये अलग अलग इवेंट में आयोजित की जाती। साल भर इवेंट चलते हैं इनके, और ये साल भर इवेंट आयोजित किए जाते हैं और स्कोर हर इवेंट में मिलता है, और फिर फाइनल के बाद एक फाइनल स्कोर तैयार किया जाता है। अभी जो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल है ना, वो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स के रूप में आयोजित किया गया था। यहां पर लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर थे, लेकिन क्योंकि स्कोर मिलता है अलग अलग इवेंट में, तो इनके सारे इवेंट मिलाकर टोटल पॉइंट हो रहे हैं 423। और क्योंकि पॉइंट में सबसे ऊपर वाला स्कोर इनका है, तो लैंडो नॉरिस हो गए हैं फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के विनर। ओके, अब देखिए 2 अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो ड्राइवर्स चैंपियन, मतलब जो ड्राइवर था, तो ये लैंडो नॉरिस को मिला, फॉर्मूला 1 कार के ड्राइवर है। अब जिस कंपनी की ये कार चला रहे थे उनको मिलता है कंस्ट्रक्टर से चैंपियन प्राइज। तो ये दिया गया मैकलेरन मर्सिडीज को, फॉर्मूला 1 कार को बनाने वाली कंपनी और इनकी पूरी टीम को यह दिया जाता है। तो लैंडो नॉरिस जिस कार को चला रहे थे वो मैकलेरन मर्सिडीज की कार थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2025 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 76th एडिशन आयोजित किया गया था। अलग अलग सीरीज में आयोजित किया जाता है और फिर ग्रैंड प्रिक्स सबसे आखिरी फिनाले होता है और फिर स्कोर दिया जाता है। समझ में आ गया। 1950 में पहली बार शुरुआत की गई थी और हर साल यह आयोजित किया जाता है। चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व यह है राजस्थान राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो रिसेंटली यहां पर
टाइगर को लाकर बसाने की योजना शुरू की गई है। यह अनाउंस किया गया है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जल्द ही टाइगर्स को लाकर बसाया जाएगा। और ये जो टाइगर है ना, ये पेंच नेशनल पार्क या पेंच टाइगर रिजर्व से लाए जाएंगे। अगर हम पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन देखें ना, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में ये देखने को मिलता है, सिवनी छिंदवाड़ा जिलों में, और इसकी कुछ एरिया महाराष्ट्र राज्य में भी है। पेंच टाइगर रिजर्व टाइगर्स के लिए जाना जाता है, और यहां से टाइगर्स को ले जाया जा रहा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, वो राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान का पहला और देश का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन है ये, है ना, जहां पर टाइगर को ट्रांसफर किया जाएगा। पहले फेज में 5 टाइगर ले जाए जाएंगे पेंच से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, ठीक है ना, राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा इन जिलों में फैला हुआ है। 1501 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्र है। यहां से मेज रिवर गुजरती है, जो कि चंबल की सहायक है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। 1179 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया। किस संस्था ने यूपीआई को विश्व का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? भारत में जो यूपीआई का यूज किया जाता है डिजिटली पेमेंट करने के लिए, उसे वर्ल्ड का सबसे फास्ट रिटेल पेमेंट या रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने। ओके, सबसे फास्ट पेमेंट सिस्टम रिटेल में। देखिए, आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट। इसमें क्या होता है कि दुनिया में जितने भी डिजिटल रियल टाइम पेमेंट होते हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और इस रिपोर्ट में बताया कि दुनिया में जितने भी रियल टाइम पेमेंट होते हैं ना डिजिटली, उसमें से 49% इंडिया में यूपीआई से होते हैं। सोचो इंडिया कितना आगे यूपीआई के मामले में। तो इसीलिए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया है। अप्रैल 2016 में इसे इंडिया में लॉन्च किया गया था। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च किया गया था और बाद में पूरे इंडिया में लागू किया गया। किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है? जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया भारत के नीति आयोग ने घोषित किया है मिजोरम राज्य को। देखिए, अगर हम जिंजर अदरक का प्रोडक्शन देखें ना कि सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जिंजर का प्रोडक्शन होता है एमपी में। अब आप बोलोगे सर फिर जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया मिजोरम क्यों है? एक्चुअल में इंडिया में सबसे हाई क्वालिटी की जिंजर, सबसे ऑर्गेनिक जिंजर उगाता है मिजोरम राज्य। तो मिजोरम में हाई क्वालिटी और ऑर्गेनिक जिंजर को बढ़ावा दिया जा सके, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए नीति आयोग ने जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है मिजोरम राज्य को। ओके, समझ में आया? देखिए, जिंजर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश करता है, ऑलमोस्ट 22% एमपी में उगाई जाती है। कर्नाटका ऑलमोस्ट 20.5% जिंजर का प्रोडक्शन करता है, और तीसरे पर ओडिशा आता है 9.4% के साथ। लेकिन जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन? मिजोरम। हाई क्वालिटी की जिंजर के कारण, इसके अलावा अच्छी और स्ट्रॉन्ग खुशबू देता है यहां का जिंजर, और फाइबर की मात्रा भी इसमें कम होती है। चेक रिपब्लिक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? एक यूरोपीय देश है चेक रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल है प्राग, है ना। इसके हाल ही में नए पीएम अपॉइंट किए गए आंद्रेस बाबिस। तो आंद्रेस बाबिस चेक रिपब्लिक के नए पीएम बने हैं 2025 में। चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट है पीटर पावेल। इन्होंने आंद्रे बाबिस को नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया है। वैसे अक्टूबर में आंद्रे बाबिस पीएम पद पर चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब इनकी नियुक्ति की गई है, और ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट है। तो पीएम कौन बने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आंद्रे बाबिस। एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन है। पहले भी ये 2017 से 2021 तक चेक रिपब्लिक में पीएम रह चुके हैं, है ना। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिप्टी पीएम के रूप में भी इन्होंने काम किया। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये है चेक रिपब्लिक, ठीक है। पोलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सब चेक रिपब्लिक से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। चेक रिपब्लिक एक लैंड लॉक्ड कंट्री, कैपिटल है प्राग।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है, ने 8 दिसंबर को अपना फाउंडेशन डे मनाया है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक रीजनल कॉर्पोरेशन ग्रुप है जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और 2025 में 8 दिसंबर को इसने अपना 40वां फाउंडेशन डे मनाया है सार्क ने। ओके, देखिए सार्क जो है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। 8 देशों का एक ग्रुप है जो कि दक्षिण एशियाई देश हैं, उनके बीच में रीजनल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। 8 दिसंबर 1985 में यह स्थापित हुआ। 8 मेंबर इसके देखने को मिलते हैं। हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में चेयरमैनशिप बांग्लादेश के पास है। देखिए 8 मेंबर कंट्री देखें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, नेपाल और मालदीव, ये 8 कंट्री मेंबर है सार्क की। स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन कहां किया गया है? वर्ल्ड के सबसे ऊंचे वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया गया लद्दाख में। लद्दाख में जो गलवान घाटी क्षेत्र है ना, वहां पर 2020 में चाइना से हमारा क्लेश हुआ था। तो जो वो गलवान क्लेश हुआ था चाइना से, उसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए थे और चाइना के भी काफी सारे सैनिक उसमें मारे गए थे। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और चाइना के भी काफी सैनिक मरे थे। हालांकि चाइना ऑफिशियली 4 सैनिकों की मौत की बात करता है, लेकिन ज्यादा मारे गए थे क्योंकि चाइना ऑफिशियल डेटा कभी देता नहीं। हमारे 20 जवान उसमें शहीद हुए थे, तो उनके सम्मान में हमने हाईएस्ट वॉर मेमोरियल बनाए हैं दुनिया का लद्दाख में। 14,500 फीट की ऊंचाई पर यह लद्दाख के लेह में स्थित है। जो हमारे 20 सोल्जर जो शहीद हुए ना, उनके ब्रॉन्ज का स्टेच्यू यहां पर लगाया गया। डन। टाइम्स द्वारा 2025 सीईओ ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? टाइम्स पत्रिका का टाइम्स 2025 सीईओ ऑफ द ईयर यह घोषित किया गया नील मोहन को। नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ हैं। यह 2023 से यूट्यूब के सीईओ के पद पर हैं। तो टाइम्स मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड नील मोहन को दिया है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या है? ये एक शूटिंग वर्ल्ड कप है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025। इसकी मेडल टैली में इंडिया दूसरे स्थान पर रहा है, सेकेंड प्लेस पर, है ना। देखिए आयोजन कहां हुआ है? 4 से लेकर 9 दिसंबर तक आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कतर के दोहा में किया गया। अब देखिए ये अलग अलग फेज में होता है और फिर फाइनल खेला जाता है। नॉर्मली क्या होता है, 5 फेज होते हैं और फिर एक फाइनल होता है। तो क्या होता है, फिर फाइनल के बाद टोटल मेडलों को मर्ज किया जाता है और फिर एक मेडल टैली बनती है। अब कतर के दोहा में जो फाइनल हुआ उसमें इंडिया ने 6 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल थे। लेकिन जब सबको कंपाइल किया जाता है और मेडल टैली बनाई जाती है तो फिर इंडिया के टोटल मेडल हो जाते हैं 28 मेडल, और 28 मेडल के साथ इंडिया मेडल टैली में दूसरे स्थान पर रहा है। इस शूटिंग चैंपियनशिप में पहले स्थान पर चाइना रहा जिसने 51 मेडल जीते। सेकंड पर इंडिया 11 गोल्ड, 9 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 28 मेडल। थर्ड पर रहा यूएसए 25 मेडल के साथ। इधर देख लो, ये है 25 मेडल किसके? यूएसए के। तो पहले पे चाइना, सेकंड पर इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिए गए हैं? नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड भारत में हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। वैसे 2 अवार्ड हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट अवार्ड है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड। तो ये द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की प्रेसिडेंट है, इनके द्वारा 2025 में 36 लोगों को दिए गए हैं। देखिए 2 अवार्ड कौन कौन से? तो एक है शिल्प गुरु अवार्ड, यह सबसे बड़ा है हस्तशिल्प के क्षेत्र में। यह 2025 में 12 लोगों को दिया गया। मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कोई होता है ना शिल्प गुरु, तो उसको यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये सबसे बड़े हस्तशिल्प या जो हैंडीक्राफ्ट है उनके क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड।
शिल्प गुरु अवार्ड 12 लोगों को दिए गए और नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 36 लोगों को दिए गए। अवार्ड 2023-24 के लिए दिए गए हैं, हालांकि अनाउंस 2025 में हुए हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड देती है सभी को, समझना। 48 अवार्ड इन्होंने दिए हैं, 36 और 12। अब देखिए शिल्प गुरु अवार्ड अब किस किस को मिले, ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो शिल्प गुरु अवार्ड की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का अवार्ड है, ये देता है अवार्ड। फिर जब फाइनली देने की बारी आती है तो किनके हाथों दिया जाता है, प्रेसिडेंट के हाथों, जो भी रहे, अभी द्रौपदी मुर्मू। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ये अवार्ड देती है। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट में प्रदर्शन के लिए सबसे बड़ा अवार्ड, इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसके बाद सेकेंड बड़ा हैंडीक्राफ्ट अवार्ड है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड। यह पहले शुरू हो चुका था 1965 में, यह भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा दिया जाता है। इसके तहत 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण किसे देने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण महिलाओं को दिए जाने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 30% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए स्टेट बार काउंसिल में। एक केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, पीआईएल गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल होती है ना। तो 2 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सीनियर लॉयर, योग माया एमजी और एक है सहला चौधरी, शहला चौधरी है ये। तो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ये 2, ठीक है ना। ये दोनों लॉयर पहुंच जाती है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल ये दायर करती है और ये कहती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में विमेंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दलील दी कि 18 स्टेट बार काउंसिल है इंडिया में, उनमें से 11 स्टेट बार काउंसिल में एक भी महिला सदस्य नहीं। तो इसके बाद क्योंकि एक भी महिला सदस्य नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को 30% आरक्षण का प्रावधान करते हैं। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नहीं दिया है महिलाओं को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में स्टेट बार काउंसिल से ही मेंबर चुने जाते हैं। तो अगर यहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन रहेगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी महिलाएं पहुंच जाएगी। तो 30% आरक्षण दिया गया है स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को। समझ में आया? देखिए स्टेट बार काउंसिल जो है ना, वकीलों का एक संगठन होता है, समझना इसको। वकीलों के जो आचरण है उनको कंट्रोल करने के लिए, है ना, स्टेट बार काउंसिल काम करता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 3 के तहत स्टेट बार काउंसिल का गठन किया गया है। वहीं पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भारत में स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के अंतर्गत गठित किया जाता है। इंडिया में जो लीगल प्रैक्टिसेस होती है, जो लीगल एजुकेशन है वकालत के लिए, उनको रेगुलेट करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। लेकिन इसमें महिलाओं का भी आरक्षण नहीं दिया गया है। स्टेट बार काउंसिल में 30% का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले इंडियन बॉलर बने हैं जसप्रीत बुमराह। टेस्ट, T20 और वनडे तीनों ही फॉर्मेट में इन्होंने 100 विकेट लिए और 100 विकेट लेने वाले पहले इंडियन, है ना। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में। आपको पता है अभी साउथ अफ्रीका में खेले गए T20 मैच में इन्होंने अपने 100 विकेट पूरे किए थे। ये दुनिया के 5वें बॉलर है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लिए, क्योंकि इनके पहले टीम सऊदी, लसित मलिंगा, शाकिब अल हसन, शाहिन शाह अफरीदी, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं वर्ल्ड में जो कि तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट ले चुके। और अब ये जो उपलब्धि है जसप्रीत बुमराह ने हासिल की। वैसे आपको पता है T20 में भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने 100 विकेट पूरे किए थे ये अर्शदीप सिंह थे, लेकिन केवल T20 में। दूसरे फॉर्मेट में इनके पूरे 100 विकेट नहीं हुए। तो इसीलिए पहले इंडियन जिनके तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट हुए हैं जसप्रीत बुमराह है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026 के लिए जारी की गई वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब के द्वारा। देखिए इसमें कोई रैंक नहीं दी जाती, केवल कुछ डेटा को एनालिसिस किया जाता है।
इस रिपोर्ट में दुनिया में इनकम, वेल्थ, जेंडर, क्लाइमेट, इनइक्विलिटी को एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर रिपोर्ट दी जाती है, कुछ की पॉइंट्स दिए जाते हैं। वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब इस रिपोर्ट को जारी करता है। यह तीसरा एडिशन है, क्योंकि पहली बार यह रिपोर्ट 2018 में आई थी, फिर 2022 और अब 2026 के लिए जारी की गई। 4 साल में एक बार आती है। कुछ की पॉइंट्स इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं। जैसे वर्ल्ड के लिए कहा गया है कि वर्ल्ड के जो टॉप 1% लोग हैं ना अमीर, उनके पास वर्ल्ड का 37% वेल्थ है, पैसा और संपत्ति। दुनिया के टॉप 10 लोगों को ले लें तो उनके पास 75% वेल्थ है वर्ल्ड का। दुनिया के सबसे नीचे 50% लोगों के पास केवल 2% संपत्ति और धन है, इस रिपोर्ट में बताया गया। इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया के जो शीर्ष टॉप 10% लोग हैं ना, उनके पास 58% इनकम आती है देश की, और वर्ल्ड के जो निचले 50% लोग हैं उनके पास केवल 15% इनकम आती है। इंडिया की जो टोटल वेल्थ है ना, टॉप 1% जो रईस लोग हैं उनके पास देश का 40% वेल्थ है, धन और संपत्ति। अगर टॉप 10% शीर्ष लोगों की बात कर ले इंडिया में, तो उनके पास देश का 65% संपत्ति। यह इस रिपोर्ट में चीजों को बताया गया है। तो यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्विलिटी लैब के द्वारा जारी की जाती है, एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में है। तो जिस रिपोर्ट को जारी किया गया उसका नाम है वर्ल्ड इनइक्विलिटी रिपोर्ट 2026 के लिए। पहली बार जारी की गई थी 2018 में, इस साल ये तीसरा एडिशन है। 4 साल में एक बार जारी की जाती है। भारत के संविधान सभा में हिस्सा लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला का क्या नाम है? भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कुदसिया रसूल थी। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 15 महिलाएं थी, उनमें से केवल एक महिला थी मुस्लिम लीग से, बेगम कुदसिया रसूल। अभी इनकी लिखी एक ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया गया है। ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वीमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस बुक को अभी लॉन्च किया गया। वैसे देखिए इनका निधन तो काफी पहले हो चुका है। अब आप बोलेंगे तो अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी कैसे आ गई? एक्चुअल में इनकी ऑटोबायोग्राफी उसी वक्त एक अलग नाम से जारी की गई थी, फ्रॉम पुरधा टू पार्लियामेंट, द मेमोर्स ऑफ अ मुस्लिम विमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये मूल ऑटोबायोग्राफी है बेगम कुदसिया रसूल की। समय समय पर इसे रिलॉन्च किया जाता है, तो 2001 में भी ये रिलॉन्च की गई थी। अब 2025 में द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम विमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से इस बुक को एक बार फिर से लॉन्च किया गया। बेगम कुदसिया रसूल की बुक है। ये पंजाब के लाहौर की रहने वाली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एकमात्र मुस्लिम महिला। आगे चलकर इंडियन विमेन्स हॉकी एसोसिएशन और एशियन विमेन्स हॉकी एसोसिएशन की भी प्रेसिडेंट रही है। आपको पता है इन्हीं के नाम पर इंडियन विमेन्स हॉकी कप का नाम बेगम रसूल ट्रॉफी रखा गया था। ये इनकी 3 वीक्स इन जापान नाम की भी एक बुक पहले रिलीज हुई थी, और इन्हें पद्म भूषण भारत सरकार ने सन 2000 में दिया था। आपको पता है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंची थी ना बेगम कुदसिया रसूल, ये मुस्लिम लीग की मेंबर थी। उस वक्त भारत में यूनाइटेड प्रोविंसेस क्षेत्र से इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आई थी। भारत के पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई, लेकिन बेगम कुदसिया रसूल इंडिया में ही रही और यह आखिरी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनी रही। द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में भारत का बेस्ट बैंक किसे घोषित किया गया है? द बैंकर द्वारा बैंक ऑफ द ईयर जिस इंडिया के बैंक को दिया गया, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, देखिए द बैंकर जो है ना हर साल बेस्ट बैंक के लिए अवार्ड्स जारी करता है, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इंडिया में भी एक कैटेगरी और वर्ल्ड में भी होती है। जैसे देखो ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर ये एक कैटेगरी है, ये डीबीएस बैंक को दिया गया जो कि सिंगापुर का बैंक है। बेस्ट बैंक इन यूरोप बांको सैंटेंडर बैंक को दिया गया, स्पेन का बैंक है। बेस्ट बैंक इन इंडिया ये दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा को। बेस्ट बैंक इन एशिया डीबीएस बैंक को दिया गया, सिंगापुर का बैंक है। और इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर एवरकॉर को दिया गया, ये न्यूयॉर्क का इंटरनेशनल बैंक है। तो इंडिया में बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा था। द बैंकर की रिपोर्ट है। द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स जो कि एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, इसकी एक मैगजीन है जो कि वर्ल्ड में टॉप 1000
जो बैंक है उनकी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। 1926 में द बैंकर की स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर लंदन में देखने को मिलता है। 2026 के एकेडमी अवार्ड में किस अवार्ड कैटेगरी को पहली बार जोड़ा जाएगा? 2026 के ऑस्कर अवार्ड का आयोजन मार्च मंथ में किया जाएगा। इसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी जा रही है, बेस्ट कास्टिंग की एक कैटेगरी, जो कास्ट करते हैं ना मूवी में एक्टर को, है ना, कि इस रोल के लिए ये परफेक्ट रहेगा, हीरो के रोल के लिए परफेक्ट रहेगा, स्क्रिप्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग यार ये व्यक्ति बहुत परफेक्ट रहेगा, इसको कास्ट करो। तो ये जो कास्टिंग करने वाले लोग हैं इनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है, बेस्ट अचीवमेंट इन कास्टिंग। ये नई कैटेगरी है ऑस्कर अवार्ड में। तो 15 मार्च 2026 को 98th ऑस्कर अवार्ड आयोजित किए जाएंगे और पहली बार इस कैटेगरी में भी अवार्ड दिए जाने वाले हैं, बेस्ट अचीवमेंट इन कास्टिंग। आपको पता है 2028 में जब 100वां ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया जाएगा तब भी एक कैटेगरी जोड़ी जाएगी, बेस्ट अचीवमेंट इन स्टंट डिजाइन कैटेगरी। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। 2026 में हमारे यहां से ऑस्कर के लिए जो हमने नॉमिनेशन भेजा है वो है होम बाउंड, एक मूवी है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में इसको नॉमिनेशन मिला है। लास्ट क्वेश्चन, भारत ने FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? इंडिया ने FIH जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ये हॉकी की एक चैंपियनशिप है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 21 साल से कम उम्र के जो हॉकी प्लेयर है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2025 में मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन 10 दिसंबर तक, 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक तमिलनाडु के 2 शहरों में किया गया, चेन्नई और मदुरई। यहां पर जो विनर रहा ना वो जर्मनी रही। जर्मनी ने सबसे ज्यादा बार मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है। यह जर्मनी का 8वां खिताब था। रनर अप स्पेन रहा, इसको सिल्वर मेडल दिया गया, जर्मनी को गोल्ड, स्पेन को सिल्वर, और हम रहे 3rd पोजीशन पर। हमने अर्जेंटीना को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो हमारे पास आया ब्रॉन्ज। ठीक है, 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इंडिया ने इसको होस्ट किया है। 24 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। टॉप स्कोर अमीरुल इस्लाम ने सबसे ज्यादा गोल किए, बांग्लादेश के प्लेयर हैं, 18 गोल किए हॉकी में। कैस्पर वैन डेर विन बेस्ट प्लेयर रहे नीदरलैंड के, और बेस्ट गोलकीपर जर्मनी के रहे जस्पर डिट्जर। ओके, 21 साल से कम उम्र के प्लेयर यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन करवाता है जूनियर के। 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे सफल टीम कौन है? जर्मनी, 8 टाइटल जीते हैं, और 2025 में भी जर्मनी ही विनर रहा है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया ने इस प्रतियोगिता का ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओके, तो यहां पर 8 से लेकर 14 दिसंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। एक एक फैक्ट, एक क्वेश्चन को समझा। सेशन आई होप आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर इससे आप डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए। हम मिलेंगे कल के करंट अफेयर में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।